Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now our session for this for today is started. Alhamdulillah. And the topic of our talk is scaffolding strategies. This is our first part of this session, and the topic of this talk is scaffolding strategies. अब हमें पता है कि स्काफोल्डिंग स्ट्रैटेजीज उसका मीनिंग आई लेट यू नो लेटर बट the picture itself shows that somewhere the hand of the child is in the hands of his teacher. Okay, now it is showing that the child needs support. Okay, it is straight away, it is saying that the child needs the support of his teacher. Okay, so now let's see in what manner the child is asking for the support. Okay, now this is a very beautiful quote which I have written at the starting of this presentation, and that is, one does not simply learn to read and write. One learns to read and write about particular things in particular way. See, most of the people, what we are thinking, that the children are just they are reading and they are writing. Okay, but what is the story beyond this? The story is the child learn a particular thing in a particular way. Not every child learns in the similar way. Okay, हर बच्चा एक ही तरह नहीं सीखता है. हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है, ये हम जानते हैं. ओके, तो हर बच्चे का जो सीखने की सलाहियत होती है, जो समझने वाला उसका इंटेंशन होता है, दैट इज डिफरेंट. और उसका मकसद भी उसके पीछे कुछ दूसरा होता है. ठीक है, अब देखिए स्काफोल्डिंग इज जैसे कि हमें पता है कि स्काफोल्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस पिक्चर में किस तरह से बताया गया. देखिए कि zone of proximal development skills too difficult for a child to master on his or her own, but that can be done with guidance and encouragement from a knowledgeable person. देखिए ये जो स्काफोल्डिंग है वो क्या है? व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज नॉट नोन. आप क्या जानते हैं और आप क्या नहीं जानते हैं. वो जो ब्रिज है, वो जो जानने और नहीं जानने का जो ब्रिज है, वो हमें पता है कि वो किसकी तरफ कैसे मिलते हैं हम आकर. जब क्या होता है, हमारे लिए प्रॉपर गाइडेंस मिलती है हमें, और जब हमारे पास एनकरेजमेंट होता है. Scaffolding is actually a bridge used to build upon what students already know to arrive at something they do not know. जो उसे पहले से पता है और उसको वो आगे जाकर जो वो नहीं जानता है उसे और बेहतर तरीके से वो जान सकता है. कब? जब उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले और एनकरेजमेंट मिले. ठीक है, अगर हम लैंग्वेज टीचर है, so what I in my opinion what I feel is this strategy is one of the best strategies for her to make the child learn in a better ways. अगर हमने इसकी स्ट्रैटेजीज को अच्छी तरीके से समझ लिया तो ट्रस्ट में हम बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बच्चों के लिए सही तरह से हम उसको डिवेलप कर सकते हैं, बच्चों को सही तरह से हम गाइड कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए scaffolding refers to a method where teachers offer a particular kind of support to students as they learn and develop a new concept or skills. मतलब स्काफोल्डिंग क्या होता है? टू रेफर्स अ मेथड. स्काफोल्डिंग एक्चुअली में इट इज अ मेथड. किस तरह का मेथड है? वेयर टीचर्स ऑफर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सपोर्ट टू स्टूडेंट्स as they learn and develop a new concept or thing or skill. देखिए जो बच्चा ऑलरेडी जानता है उसमें उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है.
बच्चा डरता कब है, बच्चे को सपोर्ट की जरूरत कब होती है, जब कोई चीज न्यू होती है, जब कोई चीज उसके लिए अनजान होती है, वो चीज से वाकिफ नहीं होता, उस वक्त चाहता है कि कोई ऐसा हाथ उसके साथ हो जो उसे सपोर्ट करे और बहुत आगे तक ले जाए। तो स्काफ होल्डिंग स्ट्रैटेजीज बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों की बेटर डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, अगर हम टीचिंग से हटा दें, ओके, अगर हम टीचिंग से हटा दें तो एक्चुअल में स्काफ होल्डिंग का मतलब होता है, ये जो आप देख रहे हैं सपोर्ट है जो बिल्डिंग में, ये सपोर्ट को जो है हम स्काफ होल्डिंग बोलते हैं। अच्छा, ये सपोर्ट कैसे है, देखिए स्टेज बाय स्टेज, कैन यू सी दिस स्टेजेस, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस to reach at the highest level. Okay, there are different support one by another, and you know why this support is given, just because to reach at the highest level. Okay, अच्छा, यहाँ पर ये सपोर्ट इसलिए है ताकि वो बिल्डिंग अच्छे से बन जाए, और यही स्काफोल्डिंग है। देखिए अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स lay the foundation and build support columns little by little using scaffolding to keep them held in place and standing. As the columns are ready to stand on their own, the scaffolding is removed. यानी जैसे ही ये कॉलम, ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है, क्या उस वक्त हम सपोर्ट को यूज करते, वी डू नॉट गिव देम सपोर्ट बिकॉज ऑलरेडी द बिल्डिंग इज इन अ कंडीशन टू स्टैंड इंडिपेंडेंटली। तो एक्चुअल में स्काफोल्डिंग का मतलब ही ये है कि यहाँ पर टीचर बच्चे को उस लेवल तक ले जाती है कि वो स्टूडेंट जो है इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। तो याद रखिए, हमें बच्चों को पैम्पर बिगाड़ने नहीं करना है, कि वो बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं कि बच्चे उस मोहब्बत के आदी हो जाते हैं। देखिए मोहब्बत दो तरह की होती है, एक मोहब्बत इंसान को बहुत बुलंदियों तक ले जाती है, और एक इंसान को इतना जिद्दी बना देती है और इतना इस तरह से बना देता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। एक टीचर की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए इस तरह से होनी चाहिए कि वो उन्हें बुलंदियों पर ले जाए। अगर उन्हें कहीं पर भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कहीं हेल्प की जरूरत होती है, तो टीचर शुड ऑलवेज रेडी टू गिव हर हैंड टू हर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी सी तस्वीर है। अगर समझने वाला दिल हमारे पास है और सोचने वाला दिमाग है तो हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये स्काफ होल्डिंग जो सपोर्ट दे रहा है इस बिल्डिंग को इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो अब देखते हैं कि टीचिंग में हम किस तरह से इंडिपेंडेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। देखिए ये बुक है, एंड दिस इज अवर चाइल्ड, दिस इज अवर स्टूडेंट, how the teacher is giving every ladder to her student to go at the highest level, to reach the heights of success. याद रखिए, किताबों से बच्चों को नॉलेज मिल सकता है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन एक शख्सियत को निखारने के लिए, एक पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छे टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। Okay, help your student to achieve higher level. Okay, so this is what the child is going higher and higher in his life when he gets the proper guidance and proper support from his or her teacher. Okay, तो ये एक है कि इंसान किस तरह से बुलंदियों पर चला जाता है। एनालॉजी टू टीचिंग एंड लर्निंग मतलब क्या, एनालॉजी का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए किस तरह से हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं किस तरह से डिफरेंसेस है और उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से उसे अडॉप्ट करते हैं और बच्चों में जो है चेंजेस लाते हैं। ओके, और स्काफोल्डिंग रेफर्स टू द सपोर्ट सिस्टम्स and instructional techniques teachers employ to help take students from where they are to higher levels of academic achievement. देखिए यहाँ पर जो टीचर है, एक्चुअली में स्काफ होल्डिंग को हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो उसे हम कहेंगे सपोर्ट सिस्टम।
A teacher is a support system for her student. एक टीचर जो है अपने बच्चों के लिए जो है क्या है, सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि टीचर का रोल बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है। स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू द सपोर्ट सिस्टम्स एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स मतलब the teacher is helping the child to become independent. That is called as instructional technique. एक टीचर बच्चे की जो मदद करती है कि बच्चा खुद से चीजें करने लग जाए, अपनी लाइफ में लाइफ के चैलेंजेस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करे, इसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स। ओके, टीचर्स एम्प्लॉय टू हेल्प टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयर दे आर टू हायर लेवल्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। और बच्चा पता नहीं जिंदगी में कहाँ पर खड़ा है, भले ही वो लोअर लेवल पर है, बट वो जो टीचर का हैंड होता है, इफ शी इज सेइंग आई एम देयर फॉर यू। देखिए दो डिफरेंसेस होते हैं। इफ समवन सेज आई लव यू and I am there for you, okay, I am always there for you and I love you, there is a difference, okay, because a loving person may change his taste, a person who loves you may change you, okay, may replace you, but the person who cares for you, the person who actually is always available for you, he is that particular teacher is actually showing her enthusiasm towards you, ओके जो टीचर आपके लिए अवेलेबल रहती है आपकी परेशानी के वक्त, स्टूडेंट की परेशानी के वक्त में, या उसकी हेल्प के लिए जो हमेशा रहती है, उससे बच्चा बहुत आगे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Teachers need to provide scaffolding for students to reach each skill or concept and achieve at higher levels. मतलब every step, अभी ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते पता है, शुरू में हेल्प कर देते। If you know they are saying that you know I have given her support, I helped him at the beginning, at the outset of the of any task, and I just started off with my all encouraging words and the journey started. It is not like that. The child needs you every step. जब तक कि देखिए अभी हमने स्काफ होल्डिंग बिल्डिंग में देखा, तो वो क्या सिर्फ नीचे के मतलब लास्ट में है, नहीं, every step is there. We can see there are so many steps, there are so many stages given. तो उस स्टेजेस पर चढ़कर जब तक कि वो हायर लेवल पर ना चला जाए, तब तक के टीचर को उसे सपोर्ट करते रहना चाहिए। अच्छा, अक्सर कुछ टीचर्स ये भी बोलती हैं कि जब बच्चा सेकेंडरी सेक्शन में आ जाता है तो टीचर्स आर नॉट रेडी टू हेल्प दैट दो स्टूडेंट्स। ये भी चीज बहुत ऑकवर्ड और ऑड लगती है मुझे कि अगर कोई बच्चा 8th स्टैंडर्ड का है, कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड का है, कोई बच्चा 12th स्टैंडर्ड का है, तो टीचर्स आर नॉट रेडी टू हेल्प देम। अब वो कहते हैं कि नहीं, ना ही इज अ ग्रोन अप चाइल्ड, नाउ द चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है। जब बच्चा बढ़ता है, वो चीजों को जब समझने लगता है, उस वक्त तो आपके सपोर्ट को वो बहुत अच्छे से याद रखता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो ड्यूरेबल होता है। उस वक्त हमें चाहिए कि हम बच्चों को ज्यादा सपोर्ट करें, और उस वक्त तो बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं और मोहब्बत से हमको उनके साथ रहना है। ठीक है, स्काफोल्डिंग मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू ईच लेसन। जो भी चीज हम पढ़ाते हैं उसमें ऐसा नहीं कि हाँ एक बार मदद कर दी थी ना बस, अब नेक्स्ट टाइम से आपको खुद करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को हर मोमेंट आपकी मदद की जरूरत है। हमें उनको सब हेल्प करके उन्हें कमजोर नहीं बनाना है, ओके। उनको इस तरह से हेल्प करना है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। उनको चीजों को सिखाना है, करके नहीं देना है। Please try to understand what kind of support I am saying. What kind of support I am saying. I'm not saying to make them this kind of stubborn child. Okay, आप उनको एकदम आदी नहीं बनाना, एडिक्शन नहीं देना है आपको। आपका किसी, और याद रखिए कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी तरह की मोहब्बत हो, किसी भी तरह का अटैचमेंट हो, अगर इंसान उससे कमजोर हो जाता है, एकदम आदी हो जाता है और वो खुद से कुछ इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाता, दैट इज यूजलेस आई वुड से।
टीचर को ऐसा सपोर्ट देना है अपने स्टूडेंट को कि बच्चा नेक्स्ट टाइम से वो ही टास्क अगर करे तो वो इंडिपेंडेंटली करे, वो उसके पास में रीजनिंग स्किल्स डेवलप हो। रीजनिंग स्किल किसे कहते हैं कि कोई चीज कैसे हुई, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, जो हमारे जहन में इस तरह के जो सवाल आते हैं उसकी वजह से तो हम अपने आप को डिस्कवर करने लगते हैं। Okay, so please try to understand the support which I am saying is not to make them stubborn or or I just want to say, I cannot say the the proper word must be obstinate. Okay, obstinate किसे कहते हैं, जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, वैसा नहीं बनाना है हमें। हमें बच्चों को एक ऐसा बच्चा बनाना है, ऐसे बच्चे बनाना है जो आगे जाकर दूसरों की भी मदद कर सके, जो बेहतरीन बच्चे बन सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बच्चा है, ये चीज ये सर्कल ऐसा है जो वो नहीं जानता, और ये सर्कल वो है जो टीचर जानता है। ओके, इन दोनों के बीच में जो एक छोटा सा ये जो अटैचमेंट है ना, ये चीज है बच्चे को टीचर के करीब कर देती है। और जो एक चीज याद रखिए, टास्क कब पूरा होगा वी डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन जो उसके लिए हासिल करने वाला जो जेस्ट है वो असल चीज है। ठीक है, और याद रखिए अगर हम वो हदीस भी देखते हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें, हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई बार हमें कहा है कि अगर मेरा बंदा जो है कितनी ही गलतियां कर ले, लेकिन आई एम ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव हिम, मैं उसे हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहता हूँ। और कई मौके अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है। जब हम अपने स्टूडेंट्स को कोई चीज सिखाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा वन अटेम्प्ट में कर ले उसे, कई गलतियां वो बच्चा करेगा, कई बार ऐसा होगा जो आप समझाएंगे वो नहीं समझेगा। उस वक्त हमें पेशेंट रखना है, उस वक्त हमें डिफरेंट वेज अडॉप्ट करना है कि हम उस बच्चे को कैसे सिखाए, बजाय इसके कि हम गिव अप कर दें। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हेल्प देम ऑप्टिमाइज देयर लर्निंग पोटेंशियल। अगर एक मोहब्बत भरा जो एहसास होता है टीचर का अपने स्टूडेंट के लिए, और अगर हम देखते हैं इस तरह से जब कोई चीज उभर कर आती है, तो वो बच्चे सच में कहा जाए तो बहुत ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ब्राइट स्टूडेंट के पीछे हमें नहीं लगना है कि ये बच्चा फर्स्ट आता है तो वो आपका फेवरेट है। उस बच्चे को फेवरेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक स्लो लर्नर है और उसके अंदर बहुत सी चीजों को करने वाला जज्बा है, और अगर हम उसे अपनाते हैं और उसको उसके उस उसके उस जज्बे को, अगर उसके उस इमोशंस को हम समझ जाते हैं, तो वो बच्चा भी बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि 8 स्ट्रैटेजीज है स्काफोल्डिंग की जो हमें एडॉप्ट करना चाहिए, जिसके करने से हमारे स्टूडेंट्स जो है उनमें बहुत अच्छा सा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अच्छा, आगे बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हम करने जा रहे हैं वो एक लैंग्वेज की लर्निंग के स्टाफ होल्डिंग स्ट्रेटेजीज है, लेकिन अगर हम प्रॉपर टीचिंग के लिए जाते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजीज कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, बट सिंस द लेक्चर इज फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज and how to learn and how to change our lives through this language. These are the stages, these are the strategies which we can adopt, which can implement in our life, and through them we can change, we can bring a difference, inshallah. Okay, now let's see what is the first one. Now this is the first one is utilize visuals and its rely. That means its relaya matlab, what is that? It is also known as the teaching aid. Okay, and visual, the thing which we see, okay, it is going to memorize or stored in our brain for the longer terms. Okay, तो हमें ये समझना है कि अगर हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कोई भी चीज अगर विजुअली देखा है तो उसको हम क्या होता है, हम कैसे करते हैं,
उसे हम याद रखते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि जो चीज हम देखते हैं उसे हम याद रखते हैं। अब now its realia can make the learning experience more memorable. Now realia means what? I told you about the teaching aid. अगर आप कोई चीज, जैसे कि अगर टीचर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम सिखा रही है, ओके, अगर वो उसके पास में कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट मतलब जो चीज बच्चा हाथ से फील कर सकता है, उसे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ओके। और एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? जैसे कि अगर if I'm missing my mother, okay, at that point वो जो मिसिंग करने वाली जो फीलिंग्स है, क्या आप उसे देख सकते हैं? नो, यू कैन नॉट सी। अगर कोई चीज है जो, जैसे मुझे भूख लगी है, तो कैन यू सी दैट फीलिंग? यू कैन नॉट सी। तो एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसे हम फील कर सकते हैं बट वी कैन नॉट सी विद आवर आईज, ओके। और कॉन्क्रीट वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, ओके, जिसे हम हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं। तो अगर हम टीचिंग में कोई चीज ऐसी है जो कॉन्क्रीट है और अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें, उससे क्या होगा, बच्चों का वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नाउ रियालिया कैन मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर मेमोरेबल। अगर आप देखिए, जब अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चे जब देखते हैं तो उसे याद रखने लगते हैं। एंड क्रिएट कनेक्शंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड वोकैबुलरी वर्ड्स, यानी कि उन्हें पता होता है कि हाँ ये वाला इसे क्या कहते हैं, हाँ ये पिरामिड है, ये टेंट है, इस तरह से। बच्चे, जब टीचर वोकैबुलरी देती है कोई भी नए ऑब्जेक्ट को और वो कॉन्क्रीट है जो बच्चे छूकर देख सकते हैं, उससे बच्चों को क्या होता है, याद करने में इट बिकम्स इजियर फॉर देम टू मेमोराइज द थिंग्स, ओके। दिस कैन मेक इट इजियर टू रिकॉल इंफॉर्मेशन since to recall information since it provides a visual aid to engage students. अच्छा, जब कोई चीज वो अपनी आंखों से देख लेते हैं तो वो जब रिकॉल करते हैं तो वो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, ओके। उसे याद करना उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई टीचर जैसे इमेजिनेशन में है तो उसे हम भूल सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई चीज हम अपने हाथों से बच्चे देखते हैं, जब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो बच्चे याद रखते हैं, ठीक है। तो यूटिलाइज विजुअल्स एंड रियालिया, it really benefits while we follow scaffolding strategies, okay। and the number 2 is, अच्छा देखिए, ये सारी चीजें हैं, जैसे कि रियल ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, फोटोज, ड्राइंग, आर्ट वर्क, इंटरनेट इमेजेस, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन यूटिलाइज विजुअल्स एंड रियालिया, ओके। आगे बढ़ते हैं। रीड अलाउड एक्टिविटीज। अब देखिए, रीड अलाउड मतलब क्या होता है? फर्स्ट, यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि कोई चीज आपको रीड अलाउड करना है, फैसिलिटेट रीड अलाउड एक्टिविटीज। अब रीड अलाउड करने से फायदा क्या होता है? जोर से पढ़ने से क्या फायदा होता है? देखिए क्या फायदा होता है। रीड अलाउड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस। इंस्ट्रक्शनल का मतलब मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे, जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस। हाँ, जो उनको आगे बढ़ने के लिए, जो डिफिकल्टीज में जो हेल्प करते हैं, जो चीजें हम अपनाते हैं उसे हम कहते हैं, जो भी टेक्निक्स हम अपनाते हैं उसे हम इंस्ट्रक्शनल कहते हैं। रीड आउट इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस improves vocabulary, increases comprehension, strengthens listening skills, develops phonemic awareness and encourages students to read। देखिए यहाँ पर होता ये है कि जब बच्चा रीड करता है लाउडली, ओके, तो उससे ये फायदा होता है कि पहले तो हमें ये समझ में आ जाता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन वो सही कर रहा है या नहीं, ओके। दूसरी बात क्या होता है? स्ट्रेंथन्स लिसनिंग स्किल्स, मतलब जब उसे पता होता है कि मुझे अब बोलना पड़ेगा, व्हेन द टीचर इज गोइंग टू आस्क मी व्हाट आई हैव लर्नड, तो डेफिनेटली उसकी लिसनिंग स्किल्स जो है बढ़ जाएगी। वो और ज्यादा अलर्ट होकर लेक्चर्स को सुनेगा, ठीक है। डिवेलप्स
फोनेमिक अवेयरनेस, और क्या होगा जब वो अच्छे से सुनने लगेगा तो टीचर जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बच्चे को सिखा रही है वो बच्चा खुद भी सीखने लगेगा। एंड एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू रीड। और जब देखिए एक चीज याद रखिए, बच्चे उस चीज को बहुत अच्छे से करना जानते हैं जो उन्हें आता है। अगर जो चीज उन्हें आती है और आप उन्हें करने देते हो तो वो उसको और भी अच्छी तरह से करते करते उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों के साथ इंटरैक्शन नहीं रखते हैं वो चीजें बच्चे सीख भी नहीं पाते। ठीक है, तो याद रखिए कीप स्टूडेंट्स एंगेज ड्यूरिंग टीचर रीड अलाउड टाइम्स। मतलब जब आप बच्चे को जोर से बोलते हो पढ़ने के लिए कोई भी चीज या कोई भी एक्टिविटीज इस तरह से रखते हैं, उसमें आपको बच्चों को डांट कर नहीं सिखाना है कि मैंने तो आपको ये सिखाया था और आप क्या कर रहे हो। दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड व्हेन यू सी दैट द चाइल्ड इज डेवलपिंग, ओके, द चाइल्ड इज लर्निंग। तो the stage of learning always demands your patience. याद रखिएगा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला जो एक बहुत ही प्यारी सी वर्स है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है द बेस्ट आउटकम फ्रॉम द राइटियस इज पेशेंस। तो पेशेंस जो है अच्छे लोगों की सबसे बेहतरीन सिफत है। ओके, तो हमें जो लर्निंग का जो स्टेज है उस स्टेज में हमें याद रखना है कि पेशेंस का लेवल हमारा बहुत हाई होना चाहिए। हो सकता है एक चीज जो मैंने 10 बार पढ़ाई हो उसके बाद बच्चा गलती कर रहा है, ओके, तो आप समझ लीजिए कि उसने गलती इसलिए किया है कि आपने वो 10 मर्तबा भी अगर पढ़ाया है, यू आर नॉट रीचिंग टू हर हार्ट, आप उसके दिल तक नहीं पहुंच पा रहे, यू आर नॉट रीचिंग टू हर ब्रेन, मे बी देर आर सम कंफ्यूजन्स, बच्चा कुछ परप्लेक्स्ड है, कुछ कंफ्यूज्ड है, ही इज एट सी। ओके, यू चेक आउट वेयर इज द प्रॉब्लम एरिया। आपको प्रॉब्लम एरिया बच्चे का फाइंड आउट करना है एंड देन यू हैव टू वर्क अपॉन दैट। ओके, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स में। यूज मॉडलिंग एंड जेस्चर्स। अब जो टीचर अक्सर चेयर पर बैठे रहते हैं एंड देन दे आर गिविंग द लेक्चर, the lecture is called as a monotonous lecture. Monotonous मतलब what is that? That is called as a boring lecture, you know. जब बच्चे देखते हैं कि टीचर बस एक बुक है उसमें से पढ़ रही है और टीचर मुझे बता रही है, the child will never take the interest, okay, in any way, you know, in all the way you are you, even though you are master, you are B.Ed, you have a very high qualification, yet the child is not going to learn from you just because your gestures जो आप बात करते हो, when you are using your hands, when you are you are expressing something, when you are have a perfect body language and it is going to interact with the child time and again, it really helps the child. ओके, तो अब देखिए जैसे कि मैंने कहा नंबर 1 ये टॉपिक है ना, नंबर 2 इज दिस, और ONE1 TWO2 when the teacher is making the child learn the concept, when I wave my hands and when I'm using this, what is going to happen? The child is not going to sleep first of all, बच्चा सोएगा नहीं, okay, and when you are using this and that, the child when recalls your concept, he will recollect all the gesture which you have used. जेस्चर किसे कहते हैं? जो ये मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, आपका जो मॉडलिंग है, हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ टू योर चाइल्ड, टू योर स्टूडेंट्स, दैट मैटर्स। अगर आप बहुत गुस्से में रहते हो तो समझ लेना बच्चे ने रोट लर्निंग करना है, बच्चे ने समझना नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है कि बच्चों पर टीचर्स गुस्सा कैसे कर सकते हैं। While making them learn, the teacher cannot be annoyed, in any case. The teacher has to be very kind towards the child. Okay? Using gestures and modeling in combination with other scaffolding technique is very important when teaching learning
लैंग्वेज टू मतलब सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि देखिए if I'm going to teach anything to my children, I know that my students, they are well aware and they are very much into their first language, that is our Urdu. Okay, if I start my journey, if I start my chapter with Urdu, and if I'm making them more comfortable enough to to attract, to capture their attention, उनकी attention के लिए अगर मैं थोड़ा सा माहौल बनाया जाता है और थोड़ा सा उनके अटेंशन को अगर मैं सीख करती हूँ, कैप्चर करती हूँ, तो उसके लिए, क्योंकि देखिए सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चाहे आप और हम कितने ही उसमें फ्लुएंट हो, लेकिन दिल तक जो बात पहुंचती है वो हमारी अपनी मदर टंग से ही पहुंचती है। ठीक है, तो पहले तो हमको बच्चों को अपनी तरफ लाना है, अटेंशन उनका सीख करना है। Okay, the use of gestures with a verbal message in language 2 increases with positive outcomes. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर शुड नॉट से कि बच्चों को इंग्लिश नहीं आती तो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द फर्स्ट लैंग्वेज। प्लीज डू नॉट गिव सच काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस। The teacher who is using such sentences, such words, actually the teacher is not well aware of the second language. Okay, so what I believe, and in my opinion, what do I feel is, when you start your journey with the language one, okay, with the mother tongue of the child, gradually you should shift that from language one to language two. You have to make them more comfortable, and simultaneously you have to make them learn English as well. Okay, in a way that the child learns it, in all, with all his interest, with the full spirit, I must say that. Okay. And the fourth one is, can you see this? This is what, now see this. Create intentional small groups. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह ने जमात में बरकत रखी है। जो लोग मिलकर काम करते हैं उस काम में खैर है, उस काम में बरकत है। ठीक है, अब देखिए, पेयर वर्क एंड स्मॉल ग्रुप वर्क अलाउज स्टूडेंट्स टू शेयर देयर नॉलेज एंड हेल्प देयर पेयर्स। जब इंसान एक दूसरे के साथ में जब कोई नॉलेज शेयर करता है, जब इंसान एक दूसरे के साथ कोई नॉलेज शेयर करता है, उस वक्त हमें पता है उसकी एबिलिटीज और बढ़ने लगती है। ओके, उस वक्त उसकी एबिलिटीज और बढ़ने लगती है। मतलब क्या है कि हमें पता है कि उस वक्त बच्चा और अच्छे से सीखने लगता है, और उससे ये होता है कि उसके अंदर ये फीलिंग्स आती है that I must have to support my peers। peers किसे कहते हैं? जो उसके साथ पढ़ते हैं, जो उसके साथ सेम एज के जो बच्चे होते हैं, उसे हम peers कहते हैं। It gives students a sense of achievement when reaching a team goal, teaches students how to lead and be led by someone other than the teacher, and allows teachers to monitor, move around the class, and really listen to the language students are producing. Okay, ऐसा नहीं कि टीचर ने कहा कि आप ग्रुप बना लो और उन बच्चों को छोड़ दिया, नहीं। टीचर हैज टू मॉनिटर द चिल्ड्रन, बच्चों ने क्या कर रहे हैं, बच्चे हाउ दे आर बिहेविंग, हाउ दे आर ट्रीटिंग, द वे दे आर हेल्पिंग टू वन अनदर is a work of teacher to observe, to watch, to monitor them. ओके, जो स्क्रूटिनाइज करते हैं हम, स्क्रूटिनाइज करना मतलब किसी को चेक करते रहना। जब बच्चे आपस में जब मिलते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, जो लैंग्वेज दो यूज करते हैं, वो बहुत मैटर करता है उनकी प्रोग्रेस के लिए। ओके, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे टीचर बने जो बच्चों को, ऐसा नहीं है कि देखिए जो बच्चे को नहीं आ रहा है, टीचर जाके उसके करीब बता देती है, तो वो एक 1-to-1 हमारा टीचिंग होती है। लेकिन जब हम ग्रुप को फॉर्म करते हैं, जब बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं, तो आप भी उनके साथ बैठ जाएं और आप भी ऐसे टीचर बने, उस वक्त आप बच्चों के साथ एक स्टूडेंट बन के बिहेव करें और बच्चों को एनकरेज करें कि किस तरह से हमें एक दूसरे की हेल्प करना है। याद रखिए, जब हम आपस में साथ में मिलकर बैठते हैं,
एक दूसरे की कमजोरियां और एक दूसरे की ताकत सामने आने लगती है। समझ गए आप? तो एक दूसरे की कमजोरियों को किस तरह से हमें दूर करना है, ये जज्बा हमें बच्चों में लाना है। वरना क्या होगा पता है, कुछ ही बच्चे अच्छे बन पाएंगे और उसमें अक्सरियत की तादाद ऐसी होगी जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब एक कमजोर का हाथ किसी किसी कवि के हाथ में होता है, जो एक ऐसा इंसान होता है जो उसे सपोर्ट कर सकता है, तो यकीन जानिए वो कमजोर नहीं रहता, वो कमजोर नहीं रहता। और बल्कि ऐसा होता है कि उस कमजोर की भी जरूरत उस कवि को पड़ जाती है। ठीक है, तो एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सपोर्ट हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और टीचर को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स में वो क्वालिटीज लाए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ाना तो बच्चों को, मैं समझती हूँ कि बहुत सारी टेक्निक्स आप अपना सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन बच्चों को मैनर्स सिखाना वो टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं बताऊं, ये चीजें अल्फाज में नहीं है, ये चीजें अल्फाज में नहीं है, टीचर के अपने कैरेक्टर में है। The child follows the character, the model of his or her teacher. Okay, the way we are representing ourselves to our students, the student follows that only. Okay, now let's move ahead. Now there are some sentences which we use at the very beginning. Okay, now what are those sentences? This here there are some examples given. Okay, now you can see those examples. If this use sentence starters, a sentence starter is a teacher created scaffold using a fill in the blank format designed to help students ask or answer questions verbally or in writing. They are very effective for all students, but especially for those who may require a bit more support, because it helps language learners communicate more clearly and confidently. देखिए, टीचर जब बच्चों को हम जब स्टार्ट करते हैं तो हाउ सी दिस has the topic has fostered or debate on a sensible idea would be to we all know that it is said that जब हम कोई सेंटेंस कोई भी हम अगर टॉपिक को बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, उस वक्त हमें चाहिए कि हम बच्चों को फैसिलिटेट करें। मतलब फैसिलिटेट कर मतलब उन्हें वो चीज को एकदम स्मूथ बताएं। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर मुश्किल के साथ आसानी है। ठीक है, तो जब हम कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आज हम क्या कहते हैं कि बच्चों को ये नहीं कहना कि ये मुश्किल है, हम हर चीज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके पूरी तरह से मैं इसको सहमत नहीं करती उस बात से। ठीक है, इसलिए नहीं करती कि हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कोई चीज मुश्किल होती ही नहीं है। तो फिर कुरान ये क्यों कहता है कि मुश्किल के साथ आसानी है? कुरान मुश्किल चीजों को मुश्किल कहता है। ठीक है, आसान चीजों को अल्लाह ताला ने आसान कहा है कि दीन आसान है। अल्लाह के रसूल ने हमें क्या सिखाया कि दीन आसान है। ठीक है, लेकिन कुरान में कुछ जगह पर यह भी आता है कि मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी है। मतलब कोई तो चीज जरूर है जो मुश्किल है। तो बच्चों के जहन में ये जरूर डालना है कि ये चीज मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ये नहीं डालना है कि हम इसे नहीं कर सकते। हमें बच्चों को ये सिखाना है कि इस मुश्किल के साथ हमारे लिए आसानी कहाँ पर है। ओके, हम उसको आसान कैसे बना सकते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल रखकर, मेहनत करके। ओके, और उस चीजों को हम अपनी अल्लाह की मदद से जो है जरूर उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इससे ये होता है कि बच्चों में तवक्कुल का जज्बा भी होता है। देखिए, हमें सिर्फ एकेडमिक नॉलेज में बच्चों को आगे नहीं करना है। हम जानते हैं कि तौहीद मजबूत उस वक्त होती है जब एवरी स्टेप हमें ये कोई बताने वाला है कि हर चीज का करने वाला अल्लाह है। ठीक है, जब हम अपने बच्चों को ये कहेंगे कि ये मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ला सहला इल्ला मा जअलतहु, कि इस अल्लाह ये मुश्किल है और तू इसको सहल कर दे, तू आसान कर दे। तो हमें बच्चों को कहना है कि अगर कोई चीज मुश्किल है तो उसको सहल करने वाला, उसको आसान करने वाला अल्लाह है। ठीक है, तो उससे हमारे बच्चों की तौहीद भी मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हमें चाहिए कि जब हम स्टार्ट करें तो अल्लाह पर तवक्कुल भी बताए बच्चों को,
और उसके अलावा बच्चों को वो टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्ट जाके टॉपिक नहीं लिखना है. वी नीड टू ट्राई टू फाइंड आउट द टॉपिक फ्रॉम द माउथ ऑफ स्टूडेंट्स. हमें चाहिए कि हम टॉपिक जो है बच्चों के मुंह से ही निकलवाएं, उसको एक टेक्निक्स पहले यूज करें. ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसका इस्तेमाल बच्चों के लिए उस चैप्टर को, उस लेसन को इंटरेस्टिंग भी बना देगा और मेमोरेबल भी. ठीक है, यहाँ पर इसके जहन में बहुत सारी चीजें हैं. अब देखते हैं वो क्या है. कनेक्ट टू बैकग्राउंड नॉलेज. ओके, अगर आपके पास में कोई भी चीज सीख रहे हैं आप और आपके पास में उसकी बैकग्राउंड नॉलेज पहले से मौजूद है, तो उस चीज को आप और अच्छे से सीख सकते हैं. कैसे, देखते हैं. The only way to build new interest and capacities is by activating and building on students' prior interest and background knowledge. Before instruction, students absorb and remember new material better when it is linked to something they already know. अगर बच्चे को टीचर मल्टीप्लिकेशन का कोई सम करवा रही है और डायरेक्ट अगर बच्चे को टीचर ने 5 डिजिट से शुरू कर दिया, वो बच्चा कभी नहीं सीखेगा. बच्चे की नॉलेज के लिए पहले क्या जरूरी है कि पहले टीचर 2 डिजिट से शुरू करे, 1 डिजिट से शुरू करे. ठीक है, और उसके बाद जब टीचर आगे बढ़ती है तो बच्चों के लिए देखिए स्टेप क्या होता है. स्काफोल्डिंग किसे कहते हैं? जब वर्कर्स फर्स्ट फ्लोर पर स्काफोल्डिंग पर खड़े हो तो वो थोड़े से डरते नहीं हैं. जब दूसरे स्टेज पर जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा उनको डर कम, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा बढ़ने लगता है. और इस तरह से धीरे धीरे वन स्टेप जब आगे बढ़ता है बच्चा या वो वर्कर्स जब आगे बढ़ते हैं तब जाके वो एट द हाईएस्ट लेवल चले जाते हैं. ठीक है, उसी तरह हमें चाहिए कि जब भी हम बच्चों को कोई चैलेंज दे, कोई भी काम दे, कोई भी टास्क दे, तो पहले देखिए कि उससे रिलेटेड नॉलेज उनके पास कितनी है और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट रखें. जब भी याद रखिए टीचर कोई नया कॉन्सेप्ट सिखाती है बच्चों को तो 1 शॉट में पूरा नहीं सिखाना, पूरी किताब एक ही दिन में नहीं खत्म कर देनी है आपको. आपको उसका लेवल देखना है कि बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड प्रायर नॉलेज कितनी है. उसके बाद ही आपको स्टेजेस को अपने आगे बढ़ाना है और आपको जो है नॉलेज को पुट करते जाना है. ठीक है, अगर आप कोई बच्चे को सेंटेंस डायरेक्टली सिखाते हो और बच्चे को पता नहीं है कि वर्ड्स क्या है, फ्रेजेस क्या है, क्लॉजेस क्या है, तो बच्चा कभी भी सेंटेंस को नहीं समझ सकेगा. ओके, तो हमारा काम ये है कि हम एक प्रॉपर मेथड को, प्रॉपर वे को फॉलो करें और बच्चे को सिखाएं. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स. ग्राफिक ऑर्गेनाइजर मतलब ये देखिए, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में लेबलिंग नहीं की हुई है. ये जो लेबलिंग करते हैं ना, इससे ही हम कहते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स. ओके, अब देखिए कुछ चीजें होती है ना जो हम चार्ट के जरिए से बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं. ओके, कुछ टेबुलर फॉर्म में होता है, तो बच्चों को उससे भी बहुत अच्छे से समझ में आता है. Now when we are talking about graphic organizers, देखिए graphic organizers are an excellent way to help students develop vocabulary skills. इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर vocabulary skill develop होती है. अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको होल्ड ऑन करूंगी. अब अगर बच्चे को ये पता है, अगर मैं बच्चे को कोई चीज सिखाने जा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बच्चे से कह रही हूँ कि ये लिखिए, अब हमें पता है कि इसे क्या पढ़ते हैं, बियर नहीं बोलते हैं प्लीज, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बेयर. अब ना बेयर, इफ आई एम सेइंग बेयर, तो बच्चे ने क्या समझना है. अगर बच्चों को जो टीचर्स सिर्फ स्पेलिंग रटा देते हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को स्पेलिंग रटा देते हैं, आई हैव क्वेश्चन फॉर देम कि हाउ द चाइल्ड विल लर्न व्हाट काइंड ऑफ बेयर आई एम टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर बेयर का मतलब एक एनिमल भी है.
एक बेर का मतलब होता है बर्दाश्त, आई कांट बेयर विथ यू, ओके, मैं आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ओके, तो आई कांट बेयर दिस, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारा मकसद ये है बताना कि बर्दाश्त का, ओके, आई डोंट लाइक बेयर्स, मतलब मुझे पसंद नहीं है बेयर, और एक तो मतलब वो भी होता है जो अल्कोहल इसमें भी आ जाता है। तो देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम स्पेलिंग, द सेम वर्ड, ओके, बट इट हैज डिफरेंट स्पेलिंग्स। तो जब भी टीचर्स ग्राफिक के जरिए से बच्चों को समझाए, when we introduce a new spelling, when we introduce a new vocabulary, please add on its meaning also, उसका मीनिंग प्लीज ऐड कीजिए, समझ गए आप। तो अगर आपने उसका मीनिंग ऐड नहीं किया तो क्या होगा पता है, जो बच्चा पैदा हुआ उसे हम कहते हैं कि आपका बर्थ डेट क्या है, ओके, लेकिन अगर मुझे अपने नेटिव में जाना है तो मैं बर्थ रिजर्व करूंगी, बर्थ मतलब वो जगह जहां पर हम कहीं जाने के लिए ट्रेन में जो जगह रिजर्व करते हैं उसे हम बर्थ कहते हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस है, हाउ द चाइल्ड विल लर्न when the teacher is introducing a new vocabulary, first the teacher has to see that what is the correct spelling, how it can be pronounced well, see to it what is the exact and the proper meaning of that particular word, then you introduce, ठीक है। अगर आप उसका सही प्रोनाउंसिएशन बच्चों को नहीं सिखाते, अगर आप उसके सही तरीके से कहना नहीं सिखाते तो बच्चा कभी भी सीख नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Vocabulary graphic organizers can help learners visualize the connections between words and their meanings. Also, it's a great way to practice writing and spelling. अब देखिए इससे क्या होता है कि बच्चों को उसके मीनिंग समझ में आते हैं और वो उसे लिख सकता है और उसकी स्पेलिंग भी वो समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोवाइड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। लास्ट देखते हैं, वर्ड्स हैव पावर, यूज द फर्स्ट लैंग्वेज, the teacher use or the strategic use of your students language 1 when you are teaching language 2 is a great way to provide comprehensible input and help your students learn faster by transferring knowledge from language 1 to language 2। यानी अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को कहीं डिफिकल्टी हो रही है, ओके, टू अंडरस्टैंड एंड टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट, उस वक्त हमें स्टार्ट तो करना लैंग्वेज 1 से जो उसकी मदर टंग है, ठीक है, और उसे मूव ऑन करना है, शिफ्ट करना है, कोशिश ये करना है कि वी नीड टू ट्रांसफर फ्रॉम लैंग्वेज 1 टू लैंग्वेज 2। धीरे 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 कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करना है जो बच्चा समझने लग जाए, ओके। जब बच्चा समझने लगेगा कि अब अगर देखिए हमारे पास लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं जहां पर कोई उर्दू जानने वाला नहीं है, तो उस वक्त हम कैसे सीखते हैं, कभी कभी हमें ऐसे भी बच्चों को समझाना है, ओके। कभी कभी बच्चों को एकदम मुश्किल अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करना है कि बच्चा बिल्कुल समझ ना पाए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा शायद वो तरीका है जो आपके काम आ जाए, और वो ये है कि जब टीचर को न्यू वोकैबुलरी यूज करना है, ठीक है, तो वो लेक्चर के स्टार्ट में वो वोकैबुलरी को यूज करे और उसको इतनी बार अपने लेक्चर में यूज करे कि एंड ऑफ द सेशन कंक्लूजन ये हो कि बच्चे को वो स्पेलिंग भी समझ में आ गई और वो न्यू वर्ड जो टीचर ने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया था बच्चे को याद हो जाए, ओके। तो रेपिटेशन जो होता है वो बच्चों के लिए याद करने में बहुत कारगर होता है, ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है, ओके। तो यहाँ पर ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ माय लॉर्ड एंड बाय द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वी केम टू द एंड ऑफ दिस part of the session, okay।